हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। साथियों, हम लोग साइंस का लेक्चर जिसमें कि फिजिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं करेंटली। फिजिक्स के लेक्चर में ये थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ जहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज से आपको यूपी टेट की क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। यूपी टेट क्लासेस मिलेंगी आपको टारगेट बैच करके, जो मिशन होगा हमारा क्या 2020 यूपी टेट, ठीक है, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए तो शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कोई भी अगर साधारण मशीन है तो वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है। कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन नंबर सेकेंड। मशीन क्या काम करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने को हमको हेल्प करता है, ठीक है। साधारण यंत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या करता है, कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब देखिए साथियों, यहाँ देखिए ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये देखिए कि ईयर कब है, 1997 में, और फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 2004 पीसीएस में, ठीक है। तो मेरे ये दिखाने का मकसद ये है कि क्वेश्चन का लेवल देखिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आजकल जनरल ये क्वेश्चन पूछा रहा है, लेकिन ये कभी आईएएस का भी क्वेश्चन था, लेकिन कब, कई सालों पहले, आज के लगभग कितने 20 से 23 साल पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये ग्रुप डी के भी लेवल का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है। तो बताएं, वॉशिंग मशीन की का कार्य सिद्धांत क्या है। अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम उत्क्रम परासरण, विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण, ठीक है। अपकेंद्रण जानते हैं क्या होता है। एक्चुअली वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत यानी केंद्र से बाहर। एक्चुअली देखिए साथियों, दो बल होता है, एक अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक तो अपकेंद्री बल होता ही है, ठीक है। तो अभिकेंद्री और अपकेंद्री क्या होता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, जब हम किसी कर्व में, किसी टर्न पे, जब हम रोड पे चलते हैं तो देखते होंगे, एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कभी, कि जितने भी हाईवेज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज होती हैं, अगर उनमें कहीं टर्न है, कर्व है, लेफ्ट या राइट, तो जिधर को टर्न होना, जैसे मान लीजिए आपको लेफ्ट टर्न होना है, ठीक है, लेफ्ट को अगर आप मुड़ रहे हैं, तो आप उस रोड की राइट साइड की जो जो उसका सरफेस होना होता है ना, थोड़ा सा उठा करके बनाया जाता है, थोड़ा ऊपर रहता है। अगर आपको राइट टर्न होना है तो लेफ्ट साइड का जो सरफेस होता है रोड का, वो थोड़ा ऊपर ऊंचा बना होता है। क्यों ऐसा है, इसके पीछे साथियों साइंस है। क्या, वही साइंस है अभिकेंद्री बल। जब हम लेफ्ट या राइट मूव मोड़ते हैं काफ़ी स्पीड में, या ऐसे भी अपनी गति में, तो क्या होता है कि हमारा जो एक मोड़ने के लिए जो एक अभिकेंद्री बल होता है, वो हमको टर्न पे क्या होता है, केंद्र हमको वो बाहर की ओर झुका देता है। लेकिन वही अगर हम रोड हल्का सा अगर उठा देते हैं उसका सरफेस, उसकी सतह को, अगर लेफ्ट टर्न होना है, अगर राइट को हल्का सरफेस उठाते हैं, तो क्या होता है कि हमको अभिकेंद्री बल में काफ़ी हेल्प मिलता है, यानी कि आप काफ़ी स्पीड में भी अपनी लेफ्ट या राइट को टर्न कर सकते हैं, अगर उसका सरफेस सतह थोड़ा सा उठा दिया जाए तो, ठीक है। तो आप बाहर की ओर नहीं, आप जान रहे हैं, कॉमन सी बात है कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए अगर बाएं मुड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपको डर होगा दाहिने दाहिने गिर जाने का, दाहिने निकल जाने का, है ना। कभी कभी अगर आप नहीं बैलेंस अभिकेंद्री बल सही से नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, हम दाहिने तुरंत लेके गिर जाते हैं, ठीक है। टर्न पे क्या कभी आदमी बाएं तो गिरता नहीं है, बहुत वो अब का उसका शारीरिक बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा, तब वो अंदर गिरेगा। तो इसी को अभिकेंद्री बोलते हैं। जो केंद्र की ओर बल लगाती है उसको अभिकेंद्री बल, और जो केंद्र से बाहर हमको बल लगाती है उसको अपकेंद्री बल कहते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल समझ गए। तो अभिकेंद्री बल वो जो हमको कहीं मुड़ने पर, टर्न करने पर हेल्प करता है हमको मुड़ने में, ठीक है। तो अब वॉशिंग मशीन का क्या है कि अब केंद्रण पर कार्य करता है। क्यों, क्योंकि यह केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल करके, उसमें सर्फ वगैरह जो भी साबुन डाल करके जब उसको मूव कराते हैं, तो जो कपड़ा होता है ना, वो उसमें से चर्निंग उसका होना शुरू होता है, वो काफ़ी तेज़ से मूव करता है। और ये अब केंद्रीय बल है तो क्या हो जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो क्या हो जाएगा,
इसको अभिकेंद्री को सेंट्रीपिटल और अपकेंद्री को सेंट्रीफ्यूगल। तो उसमें क्या होता है कि इसका जो कपड़े का जो मैल है ना वो बाहर की तरफ फेंकता है, मतलब वो कपड़ा मूव करेगा और उसमें से जो पानी होता है वो बाहर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं, अंदर से लेकर के बाहर की तरफ फेंका जाता है, मतलब ऐसे है। तो ये यहाँ से ऐसे 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 फेंका जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो क्या होता है, इससे जो मैल होती है कपड़े की वो निकल करके बाहर चली जाती है, ठीक है, साइड से इधर पाइप नली से निकल करके बाहर हो जाती है, ठीक है। इसको अपकेंद्रण कहते हैं। तो वही बता रहा है कि किस सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रण पे। अपकेंद्री बल कहलाता है, ठीक है। कपड़ा साफ करने की मशीन जो होती है, अब दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी, वो भी अपकेंद्रण पे काम करता है, ठीक है। जब आप चर्निंग करते हैं दूध जो है दूध को चर्न करते हैं, मतलब मथते हैं, तो क्या होता है बीच में हम डाल के वो मथने वाली मशीन मथते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें से जो मक्खन होता है वो बाहर साइड जो है वो जमा होता जाता है, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत। अब देखिए प्रक्षालन मशीन क्या होता है बताइए, तो आज तक हमको लगा कि बहुत कम लोग जानते होंगे, 2-4% या 1-2% की जो प्रक्षालन मशीन किसे कहते हैं। अब प्रक्षालन मशीन ही नहीं समझ में आ रहा कि किस सिद्धांत पर काम करता है। अरे प्रक्षालन मशीन मतलब का वही आपका वॉशिंग मशीन को हिंदी में प्रक्षालन मशीन कहते हैं, ठीक है। ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्वेश्चन रिपीट है, तो क्या अपकेंद्रीयकरण पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि विस्थापन, वेग, दो क्वेश्चन साथियों कट गया है। चलिए मैं सी लिख देता हूं एक बल, और डी लिख देता हूं ऑप्शन क्या आयतन। अब बताइए कौन सी इसमें सदिश राशि वेक्टर नहीं है। अब देखिए दो तरह की राशियां हैं, अदिश, ठीक है, और है सदिश। अभी अदिश और सदिश क्या होती हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा परिमाण मतलब क्या कि किस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, और परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वेट साइज या वो कितना है, ठीक है। तो जब जहाँ पे दो राशियों की जरूरत पड़ती है उसको हम सदिश राशियाँ कहते हैं, दो वैल्यू की जहाँ जरूरत पड़ेगी, यानी डायरेक्शन की, दिशा की भी और परिमाण की भी, तो उसे हम सदिश राशियाँ कहेंगे। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। अब क्या है देखिए इसमें, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका डी। ये क्या है, ये एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो आपका हो गया बच गया विस्थापन, बल, वेग, है ना, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है, आवेग हो गया, ये सब सदिश राशियां हैं। जबकि आयतन क्या है, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा था, सदिश ना, अच्छा सदिश राशि नहीं है सारी, वही तो हम भी कह रहे हैं, सदिश राशि नहीं है सारे साथियों। आयतन देखिए हम भी कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो रहा है दिमाग में। आयतन, आयतन को मतलब समझते हैं ना, पानी अगर आप किसी बॉटल में ले लेते हैं, किसी गोला बर्तन में ले लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, तो पानी का आयतन कितना है, तो पानी कितना है उसको बताने के लिए क्या दिशा की जरूरत पड़ेगी क्या, कि नहीं पानी 1 लीटर पूरब में है, पानी 2 लीटर पश्चिम में है, ऐसा तो है नहीं कि पानी 3 लीटर दक्षिण दिशा में है, ऐसा तो है नहीं। पानी 1 लीटर है, 2 लीटर है भाई, वो उसको उसमें केवल परिणाम की जरूरत पड़ेगी, परिमाण उसका कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब क्या है, आप विस्थापन हो रहा है लेकिन कितना मीटर हुआ और किस दिशा में हुआ यह भी जरूरी है। बेग तो चल रहा है, बेग है, वेलोसिटी है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, कितनी उसकी स्पीड है, इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। जबकि आयतन क्या हो जाएगा आपका क्या, अदिश राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आई इसका क्वेश्चन 1997 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि बताइए। आईएएस में सदिश और अदिश राशि भी पूछा है, लेकिन उसे क्वेश्चन का लेवल साथी और ईयर वही देखना है हमको कि कब ये पूछा जाता था, ठीक है। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर मैंने अभी बताया कि सदिश राशि पूछ रहा है, ऊपर मैंने बताया कि बल, संवेग, वेग, है ना, त्वरण, ये विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। दाब, ऊर्जा और कार्य, ये सब क्या है, ये यहाँ पे अदिश राशि है, ठीक है। चलिए ऊर्जा और कार्य के लिए तो कोई वो जरूरत पड़ेगी नहीं कि दिशा, इसमें दिशा की। और दाब भी क्या होता है, किसी वस्तु पर दाब चारों दिशाओं से लगता है ना, हर तरफ से, कि भी एक तरफ से तो लगता नहीं है, ठीक है, उसको जब तक आप मैनुअली ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात अगर निकाला जाए तो उसमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है, एक्चुअली संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या? वेग। संवेग बराबर, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसलिए क्या अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पूछ रहा है क्या, तो अब हम यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? संवेग अपॉन वेग, ठीक है। तो इससे क्या निकला कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। बात समझ आ रही है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग, ये द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो संवेग और वेग पूछ रहा है, तो इस संवेग हो गया यहाँ और वेग, तो यहाँ से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाएगी? तो द्रव्यमान। बात समझ आ गई? चलिए, इसलिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है? बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बताइए अब बल बराबर देखिए क्या होता है। बल बराबर, एक मिनट फ्रेंड्स जरा सा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, ये पता होगा किसी को, गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एफ बराबर क्या? एम इंटू ए, या एम में भी लिख देते हैं। तो एम जहाँ द्रव्यमान है, ए जो है एक्सेलरेशन त्वरण है, एफ क्या है? फोर्स है, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है? बल और गुणनफल। बल गुणनफल है किसका? तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपके सामने आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, उसको बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। तो ये आंसर साथियों हमको लग रहा है मोस्टली लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास हम 9-6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 से, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, सॉरी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सिद्धांत भी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो यही है ना, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवाओं की ऊर्जा होती है क्या? केवल स्थितिज में, केवल गतिज में, वैद्युत में, स्थितिज और गतिज दोनों में हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज में। एक्चुअली क्या है कि जो बहती हुई हवा, जो विंड जिसे बोलते हैं, में केवल गति ऊर्जा होती है, ठीक है। और हवाओं की गति ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे कि विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हवा में क्या? केवल गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? बताइए। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। बताइए, बड़े क्वेश्चन है, बताएं आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गति का जड़त्व, ठीक है। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व आपको पता है साथियों, न्यूटन ने गति में 3 नियम दिए थे, ठीक है। गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें कि प्रथम नियम के अनुसार क्या था न्यूटन के, कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है, ठीक है, वो गति कर रही है, तो क्या होगा? उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था जो है, समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा या तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाहर से कोई बल न लगा दिया जाए। अरे भाई, जब से कोई बाहर, अगर बाल को लुढ़का दिया गया, बॉल रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए, ठीक है। अब कोई अचानक उसको रोक लेगा, पैर लगा के, हाथ लगा के, तो रुक जाएगा, लेकिन अगर कोई न रोके तो नहीं रुकेगा। अब किसी साथी को ये लग रहा हो कि सर फिर भी तो बाल कुछ देर बाद रुक ही जाती है, 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5-10 मिनट बाद, तो भाई उसमें भी तो बल लग रहा है। जो घर्षण बल लग रहा है वो क्या लग रहा है?
घर्षण बल उसको रोक नहीं रहा है क्या ज़मीन का, या कि जिस सतह पर जिस सरफेस पर उसको लुढ़काया गया है। अगर वो घर्षण बल बिल्कुल जीरो कर दिया जाए ना, अगर आप बर्फ़ पे बॉल को लुढ़का करके देखिए वो कितनी लंबा समय तक लुढ़कता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पे घर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था या गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर से बाहर से कोई बल न लगाया जाए। इसे ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब कि ट्रेन में जो असावधानी से बैठा हुआ यात्री, अगर ट्रेन अचानक चल देती है तो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इससे अब इसमें होता क्या है कि इसमें शरीर का जो यात्री का जो शरीर है ना, वो तो सीट के साथ लगा होता है तो स्थिर होता है। ठीक है, शरीर के सीट के साथ लगा है, तो जब जैसे ही ट्रेन चलती है तो सीट चलता है, सीट के साथ उसका शरीर का निचला हिस्सा भी आगे बढ़ जाता है, और ऊपर का शरीर उसका फ्री है, तो वो शरीर सीट के साथ लगा नहीं था, तो वो क्या होता है, वो पीछे चला आता है। ठीक है, एक झटके के साथ। तो इसलिए ये झटका समझ में आता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊपरी हिस्सा का क्या कहते हैं, जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रह जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ऐसा होता है, इसको हम गति का जड़त्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम आपको पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, बताइए। अब आंसर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में हो गया है, हमको लग रहा है कि आप अगर थोड़ा सा हिंट्स करने देखेंगे तो मिल जाएगा आपको आइडिया। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पे चलना सड़क की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा कठिन है। ठीक है, मैंने बता दिया ना। अच्छा, अब ये क्या है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जब आप बर्फ पे चलते हैं तो क्या होता है कि बर्फ को आप पीछे मीन सड़क को आप पीछे, अगर सड़क पे चलते हैं तो सड़क को पीछे ढकलते हैं, सड़क आपको आगे ढकलती है। ठीक है, तो दोनों के सरफेस खुदरे होते हैं तो आपस में चिपक करके घर्षण बल मिलता है। लेकिन बर्फ का सरफेस चिकना होने की वजह से बर्फ को आप जब पीछे ढकलते हैं तो बर्फ में सरफेस चिकना होने की वजह से आपस में घर्षण बहुत कम लगता है, इसकी वजह से फिसल जाने में आता है, तो उस पर बर्फ पर चलना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों, ये 13 क्वेश्चन आज के लिए आपको रहे, कितने 13 ही रहा शायद। 13 क्वेश्चन फिजिक्स से, जो कि आपको एनटीपीसी टारगेट करके विशेष करके टारगेट बैच चल रहा है। ठीक है, और भी जगह जहाँ साइंस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।